आपके लिए फिर से एक वीडियो लेकर आई हूँ। और जो हम अध्याय 7 में 1857 का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ रहे थे, उसी क्रम में आज उसकी आखिरी कड़ी लेकर आई हूँ। उसका जो स्वरूप था 1857 के आंदोलन का, वो हम पढ़ेंगे। क्या था, क्या महत्व था उसका। कई लोग कहते हैं कि ये फेल हो गया या ये सैनिक विद्रोह था। सभी लोग अपने अपने तरीके से उसकी व्याख्या करते हैं, पर जो है सारी चीजें मैं बताऊंगी आपको। और उसके अलावा उसके कौन कौन नेता थे, उनका कहाँ से, किस बैकग्राउंड से थे, ये सारी चीजें आपके सामने में प्रस्तुत करूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1857 का स्वतंत्रता संग्राम का स्वरूप और महत्व। तो ये जो स्वरूप था इसका, अलग अलग लोग इसको अलग अलग कहते हैं। और महत्व की भी चर्चा जब हम बात करते हैं तो कई लोग कहते हैं कि सिर्फ ये सैनिक विद्रोह था, कुछ कहते हैं स्थानीय विद्रोह था, और अलग अलग लोग अलग अलग बातें करते हैं। लेकिन विनायक दामोदर सावरकर जो थे, वीर सावरकर जिनको कहा जाता है, इन्होंने अपनी पुस्तक में इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया है और अपनी पुस्तक का नाम भी उन्होंने यही रखा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं ये प्रथम था तो क्यों था, क्या उसके पीछे कारण थे। तो 1857 का जो आंदोलन है वो एक वर्ष के अंदर लगभग सभी जगह कुचल दिया गया, दबा दिया गया, और लगभग जितने भी नेतृत्वकर्ता नेता थे इसके आंदोलन के, वो सब या तो फांसी दे दी गई या वो स्वतः मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो ये सारी चीजें हम पढ़ रहे थे। इसके अलावा उस समय कुछ मूलभूत परिवर्तन किए गए। कुचल तो दिया गया, लेकिन इस आंदोलन ने अंग्रेजों के अंदर जो है एक उनकी जड़ों को हिला दिया था, सोचने पर मजबूर कर दिया था कि आखिर इतने वर्षों तक, 100 वर्षों तक हमने इनको दबा के रखा, पूरी तरह कुचल के रखा, और अचानक इनके अंदर इतना साहस कहाँ से पैदा हो गया, ये चिंगारी कहाँ से पैदा हो गई। क्योंकि उसका स्वरूप बहुत व्यापक था। पूरा उत्तर भारत से लेकर तो दक्षिण भारत तक, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, सभी जगह इसका जो है प्रभाव देखने को मिला उस समय। तो उस समय जो है लॉर्ड कैनिंग के नेतृत्व में ये दबा दिया गया था। लेकिन उसके बाद चूंकि भारत से लेके तो ब्रिटेन तक सारे लोग सोचने पर मजबूर हो गए थे और उनको लगा कि नहीं, अब परिवर्तन करना होगा, तो उन्होंने परिवर्तन किए। तो क्या परिवर्तन हुए वो हम देखते हैं। सबसे पहला जो परिवर्तन था 1858 के अधिनियम द्वारा शासन कंपनी के हाथों से इंग्लैंड सरकार के पास चला गया। ये बहुत आमूलचूल परिवर्तन था। अब तक भारत में जो शासन की बागडोर है वो ईस्ट इंडिया कंपनी संभाल रही थी, अपनी मनमानी करती थी, तो मनमाने तरीके से वो सारा संचालन करते थे। लेकिन जब ये विद्रोह हुआ तो उसके बाद सोचने पर मजबूर कर दिया। इंग्लैंड की जो महारानी थी, उन्होंने वो शासन जो है सीधे स्वयं क्राउन के हाथ में लिया। वहाँ क्राउन का शासन चलता है ब्रिटेन में, तो उन्होंने सीधे क्राउन के अधीन इस भारत के शासन को कर दिया। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन था। अगला परिवर्तन जो था, सेना का पुनर्गठन। सेना, जो भारतीय सेना जो थी, अंग्रेजों की जो सेना थी, उसमें बहुत सारे भारतीय थे, लगभग आधे से ज्यादा भारतीय थे। तो चूंकि विद्रोह सेना में बहुत बड़ी मात्रा में हुआ था, चाहे वो बैरकपुर से शुरू हुआ हो, मेरठ छावनी हो, उत्तर प्रदेश में हो, सिख रेजिमेंट हो, सभी ने जो है झंडा क्रांति का बुलंद करते हुए आगे बढ़े, बिगुल बजाया क्रांति का आगे लेकर। तो अब अंग्रेजों का जो भरोसा था, वो पहले भारतीयों को कैसा समझते थे, दबा कुचला, ये कुछ नहीं जानते, इनका कितना भी शोषण करो, ये अपने लोगों को ही मारते हैं, है ना, उन्हीं के विरुद्ध काम करते हैं, और ये तो मूर्ख हैं, इनको कुछ नहीं पता है। लेकिन अब वो चेत गए थे, उनको लगने लगा था कि नहीं, अब इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने सेना की जो व्यवस्था थी, जो प्रणाली थी, जो जैसे विभाजन कर रखा था, वो सारा पुनर्गठन किया, है ना। तो सेना में पुनर्गठन हुआ। उसके अलावा विलय नीति में परिवर्तन। विलय नीति में परिवर्तन कैसे, जो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति थी, जो बराबर हड़पता जा रहा था, वो गोद प्रथा को नहीं मानता था, है ना, और भी बहुत सारे लोगों की जो है पेशवा की पेंशन छीन ली थी, है ना, अवध का भी ऐसे शासन कुशासन के आधार पर ले लिया था। तो उससे बहुत ज्यादा आक्रोश था, इसीलिए सारे राजा भी, शासक भी उसमें शामिल हुए। तो अब उसको ये लगा था अंग्रेजों को कि नहीं, इतना दमन भी ठीक नहीं है कि पूरा जो है जड़ें हिल जाए हमारी। और वो जब कहते हैं ना कि जब आदमी फिर अंतिम कोई चीज़ नहीं बचती तो वो अपना पूरा जोर लगा देता है कि मरना तो है ही, उससे अच्छा ऐसे मरें, कम से कम स्वतंत्रता के लिए लड़ते हुए तो मरेंगे। तो इसलिए अब अंग्रेजों को पुनर्विचार करना पड़ा, और उन्होंने गोद प्रथा का, जो दत्तक प्रथा का हमारा प्राचीन नियम था, उसको मान लिया। और जो पेशवा वगैरह थे, जो सामंत थे, जमींदार थे, उनके प्रति भी जो है नरम रुख अपनाया था। ठीक है। अगला है राजाओं, भूस्वामियों और जमींदारों के प्रति उदार दृष्टिकोण।
अब वो जो पहले अपनी हिटलरशाही दिखाते थे, जो अकड़ दिखाते थे, उसमें थोड़ा परिवर्तन आया, क्योंकि अब शासन सीधा क्राउन से चल रहा था, यानी ब्रिटेन से चल रहा था, ब्रिटेन की महारानी के द्वारा चल रहा था। तो अब उनको थोड़ा सा लगने लगा कि नहीं, अब ऐसे नहीं चलेगा, अब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, है ना। ब्रिटेन के क्राउन राजा के उससे चल रहा था पूरा, तो वहाँ से अब निर्देश आने लगे थे। यहाँ तो कंपनी के सारे अधिकारी लोग काम करते थे, वो अपना, तो अब क्या है, वहाँ से शासन के निर्देश उनको मिलने लगे थे। तो उनको कहा गया कि आप अपना रवैया बदलें, इतना भी कठोर ना करें कि पूरी तरह आदमी जो है मजबूर हो जाए विद्रोह के लिए। तो उनके रवैये में परिवर्तन आया, राजाओं के प्रति, भूस्वामियों के प्रति और जमींदारों के प्रति वो है उदार हो गए थे, लिबरल हो गए थे। अब उतना कठोर रवैया उनका नहीं रहा था, जिससे कि इन लोगों को अपने साथ मिला सके, ये आम जनता के साथ विद्रोह ना करें, ये उनके प्रति वफादार बने रहे, जैसे कि बाकी के और लोग थे। इसके अलावा है महत्व क्या है इसका, तो हम देखें विनायक दामोदर सावरकर ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। और भले ही कितना भी कहा जाए कि ये सैनिक विद्रोह था, ये असफल विद्रोह था, नेतृत्व नहीं था, संगठन नहीं था, लेकिन ये एक मील का पत्थर साबित हुआ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के यज्ञ में एक पहली आहुति थी, एक पहली चिंगारी थी जो रुकी नहीं। एक बार जो 1857 में क्रांति की शुरुआत हुई, उसके बाद निरंतर जो है चलता रहा, जाके 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ और उसके बैनर तले धीरे धीरे उदारवाद व संवैधानिक तरीके से स्वतंत्रता की मांग की जाने लगी। तो इस तरह से हम देखेंगे ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक कारण था भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने में, उसकी जो एक जागृति जगाने में आम जन के प्रति। ठीक है, इसका प्रमुख नेतृत्व जो है, सबसे पहले देखें हम तो इसमें हिंदू मुस्लिम एकता बहुत सशक्त देखने को मिली। ऐसा उदाहरण उससे पहले नहीं मिला था और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी ये उदाहरण कभी नहीं देखने को मिला है। तो हिंदू मुस्लिम एकता बहुत दिखाई दी। संगठन और एकता को भी महत्व जो है लोग अब समझने लगे थे कि हम अगर एकजुट नहीं होंगे तो ये अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करते रहेंगे और हमारा शोषण करते रहेंगे। तो लोग एकजुट हो रहे थे और उनके अंदर संगठन की भावना पनप रही थी। अगला है आम जन की सहभागिता। इससे पहले जितने भी विद्रोह हुए थे या आंदोलन हुए थे वो स्थानीय लोगों के थे, स्थानीय समस्याओं को लेके थे, चाहे वो आदिवासियों की समस्या हो, कृषकों की समस्या हो, जमींदारों की समस्या हो, वो उनकी अपनी पर्सनल समस्याएं होती थी और उनको लेके वो आंदोलन करते थे। पर पहला ये ऐसा आंदोलन था जिसमें आम जन भी जुड़ा था और उसके पीछे कारण ये था कि अंग्रेजों की जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक नीतियाँ थी वो कहीं ना कहीं शोषणकारी थी और उनमें बदलाव की आवश्यकता थी और उससे सभी त्रस्त थे, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, चाहे धार्मिक वर्ग हो, सामाजिक वर्ग हो, आर्थिक वर्ग हो, सभी राजनीतिक वर्ग हो, सभी उससे प्रभावित हो रहे थे। इसीलिए आम जन उससे जुड़ा। उधर तो सैनिक जो है अपने हथियार लेकर, बंदूकें लेकर चल रहे थे, इधर आम जन अपनी लाठी, कुल्हाड़ी, तलवार, भाले, जिसको जो मिला वो उसको लेकर आंदोलन में कूद गया और अपनी जगह जगह जहाँ कोई नेतृत्व भी नहीं था या जहाँ सैनिक नहीं पहुँच पाए थे वहाँ आम जनता ने जो है मोर्चा संभाला और वहाँ जो सारे भूस्वामी थे, ऐसे जो जिन्होंने बंधक बना रखा था जमीन को, उनके बही खाते फाड़ दिए गए, उनको कब्जा कर लिया गया, सारे शासकीय कार्यालयों पर कब्जा कर लिया गया। ये सब जगह जगह हुआ और उन्होंने जो है अपना परचम सभी जगह पूरे भारत में लहराया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये बहुत अभूतपूर्व एकता, संगठन और जो है कहते हैं कि एक सांप्रदायिक सौहार्द की जो मिसाल इसमें पेश की गई वो कभी नहीं की गई। इसीलिए इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, क्योंकि इसमें लोगों के अंदर एक चिंगारी पैदा हो गई थी कि अब हमें स्वतंत्रता चाहिए, इन अंग्रेजों से शोषण से हमें मुक्ति चाहिए ही चाहिए और उसके लिए जब वैसे ही मरना है तो इससे अच्छा है कि इस तरह से मरे। तो इस तरह से लोगों ने जो है इसमें अपना आहुति दी, इस यज्ञ में अपनी, और इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के वो अग्रणी बने। अगला हम देखते हैं प्रमुख जो नेतृत्व था, यानी कौन कौन से नेता थे जो इसको जो है नेतृत्व इस आंदोलन में कर रहे थे। सबसे पहले हम कल पढ़ चुके हैं कि इसमें मंगल पांडे ने जो है बैरकपुर छावनी में एक सैनिक थे और उन्होंने 29 मार्च को जो है कारतूस, चर्बी वाले कारतूस इस्तेमाल करने से मना कर दिया और आकर उसे धोकर जो है उत्तेजित हुए और वहाँ पर अंग्रेज सैनिक अधिकारियों की हत्या कर दी गई और बदले में उनको फिर बंदी बना लिया गया। 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दे दी गई, जिससे कि आम सैनिकों में भी विद्रोह की भावना पैदा हो गई। उनको लगा जैसे इनको मार दिया वैसे हमें भी मार दिया जाएगा और एक आक्रोश अंदर जो था वो ज्वाला फूटी और धीरे धीरे पूरे भारत में ये फैलती गई। अंत में हम देखते हैं कि मेरठ में भी हुआ और मेरठ में सैनिकों ने
और ऐसा कहते हैं कि कोई केंद्रीय नेतृत्व नहीं था सैनिकों का विद्रोह का, ऐसा नहीं था। उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेतृत्वकर्ता घोषित किया था। तो युद्ध जो है सिर्फ सैनिकों के बीच नहीं हो रहा था, विद्रोह सैनिकों के बीच नहीं हो रहा था, ये हो रहा था ब्रिटेन के जो सम्राट है ब्रिटेन क्राउन के साथ और इधर भारत के जो बादशाह थे उनके बीच में, यानी दोनों के बीच में ये युद्ध हो रहा था। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि नेतृत्व का अभाव था या संगठन का अभाव था। चूँकि इसमें ये मंगल पांडे जो थे वो प्रथम क्रांतिकारी हुए और कहीं ना कहीं इनका सबसे पहले नाम जो आता है वो इनका आता है। उसके बाद जैसे ही ये फैला, चूँकि 10 मई को विधिवत शुरू हुआ था लेकिन ये 29 मार्च को ये सब हो गया था, जिसकी चिंगारी धीरे धीरे फैली। 10 मई को मेरठ छावनी में हुआ और वो सीधे दिल्ली कूच कर गए। दिल्ली की जैसे ही खबर सबको लगी तो पूरे भारत में जहाँ जहाँ ये खबरें फैली और सब जगह जो है लोग आंदोलन में कूद पड़े। इसके बाद दूसरा जो हम देखते हैं नेतृत्व करता वो बहादुर शाह जफर लोधी। ये अंतिम मुगल सम्राट थे, हालांकि ये वृद्ध थे और सक्षम नहीं थे इस आंदोलन का नेतृत्व करने में और अनभिज्ञ भी थे कि ये होने वाला है, इस तरह से मुझे जो है नेता बना के ये लोग शुरू कर देंगे। पर जैसे ही ये हुआ तो उन्होंने लोगों की भावना देखी, उनकी देशभक्ति की भावना देखी, तो उनके अंदर भी आशा का संचार हुआ। उन वृद्ध बादशाह के अंदर भी आशा का संचार हुआ कि शायद इनकी जो भावनाएं हैं वो हमें दोबारा से अपना साम्राज्य दिलवा सकती है। तो उन्होंने भी नेतृत्व करना स्वीकार कर लिया, हालांकि उनकी उम्र नहीं थी उसको करने की, और तो वो चीज़ें जो होनी चाहिए, जो ऊर्जा, वो नहीं मिली। अंत में उनको बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया था, जहाँ 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद देखें हम लक्ष्मीबाई। तो लक्ष्मीबाई जो थी वो गंगाधर राव की पत्नी थी। 1854 में जब गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो उनका जो पुत्र था उसको उन्होंने दत्तक पुत्र को अंग्रेजों ने उनको उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया, और जो हीरोज थे उनके बीच में जो है उनसे कहीं ना कहीं पराजय का सामना करके रानी ने महल छोड़ दिया और वो कालपी आ गई थी। वहाँ अपना सैनिक एकत्रित किए, अपनी सेना तैयार की और ग्वालियर में जाकर ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया तात्या टोपे के साथ मिलकर। लेकिन चूँकि कहते हैं कि उतने अंग्रेजों के साथ जो इतने सारे आधुनिक हथियार थे उसकी कंपैरिजन जो है उनके पास कम थे, सेना भी कम थी, कम प्रशिक्षित थी, और स्थानीय जो राजा थे उनकी मिली भगत के चलते जो लक्ष्मीबाई जी थी वो भी 18 जून 1858 को जो है ग्वालियर में ही वीर गति को प्राप्त हुई। तो इसके साथ ही दूसरे नेतृत्वकर्ता थे। उसके अलावा है तात्या टोपे। तो तात्या टोपे जो है वो पेशवा के स्वामी भक्त थे, अनन्य भक्त थे और उनके लिए काम करते थे। लेकिन ये ऐसे अद्भुत अदम्य साहसी व्यक्ति थे कि गुरिल्ला युद्ध पद्धति में पारंगत थे और बिना हथियारों के भी युद्ध जारी रखने की कला इनके अंदर थी। और ये कई साल वर्षों तक जो चकमा देते रहते थे लोगों को, और कहाँ जाते थे, कैसे करते थे, लोगों को ढूंढना मुश्किल होता था। इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का भी सहयोग किया और अंत में ये घूमते रहे, अपना युद्ध जारी करते रहे गुरिल्ला पद्धति से। अंत में आगुना में आरोन के जंगलों से इनको धोखे से बंदी बना लिया गया और शिवपुरी में लाकर इनको फांसी दे दी गई। अगले जो एक और है नेता, उनको हम नाम है नाना साहेब। नाना साहेब जो है वो बाजीराव द्वितीय जो थे पेशवा, उनके पुत्र थे, और पेशवा की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने जो है इनको नाना साहब को पेंशन देना बंद कर दी और उनको कोई उपाधि देने से मना कर दिया। चूँकि इनके तात्या टोपे और अजीमुल्ला इनके बहुत कट्टर स्वामी भक्त सेवक थे, दोनों सेनापति थे। इनके नेतृत्व में इन्होंने जो है आंदोलन को गति प्रदान की और कानपुर से बिठूर में इनका निवास था। कानपुर में इन्होंने अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया और स्वयं को पेशवा घोषित किया। लेकिन अंत में वही हुआ, ये भी वीर गति को प्राप्त हुए। और अगली जो है वो है बेगम हजरत महल। ये नवाब के जो अवध के नवाब हैं उनकी विधवा थी और इन्होंने 4 जून 1857 को क्रांति का संचालन अपने हाथ में लिया और अपने जो अल्प आयु पुत्र थे या युवा कहें, कम आयु के जो पुत्र थे, जो उनको ब्रिटिश कादिर उनको जो है नवाब घोषित किया और स्वयं उनको करके संरक्षिता बन के शासन की बागडोर अपने हाथ में ली। लेकिन अंग्रेजों ने आंदोलन कुचला तो यहाँ तक पहुँचे तो इन्होंने जो है नेपाल ये चली ही सुरक्षा के दृष्टिगत। और इस तरह से ये सारे जो हम देखेंगे नेतृत्व करता थे वो सब कहीं ना कहीं वीर गति को प्राप्त हुई। और भी बहुत सारे लोग थे, बिहार में कुंवर सिंह थे और आपके महाराष्ट्र, कर्नाटक सभी जगह
अपना अपना आंदोलन सब लोग कर रहे थे। मध्य प्रदेश में भी इसकी चिंगारी फैली थी और सभी अपना अपना योगदान दे रहे थे। तो ये हमने देखा 1857 का स्वतंत्रता संग्राम था, जो प्रथम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे पहले ऐसा आंदोलन कभी नहीं हुआ था जिनमें आम जनता की भी सहभागिता हो। इसमें राजा, रंक, साहूकार, जमींदार सभी साथ में मिलकर लड़ रहे थे। पूरा एक वर्ग था जो इसमें एक सैलाब के रूप में फूट पड़ा था और सैनिक ने जो है सबसे पहले इसमें क्रांति का बिगुल बजाया। इसके साथ ही ये अध्याय अपना समाप्त होता है। अगला अध्याय हम पढ़ेंगे 8वां अध्याय और राजनीति उसका नागरिक शास्त्र को लेकर हम आएंगे। कल अगला वीडियो लेकर आएंगे और अपना ध्यान रखना और पढ़ाई करते रहेंगे।